What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, अब बारी है चैप्टर नंबर 2 को वन शॉट खत्म करने की, जो कि है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। बहुत इजी, बहुत अच्छा और बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है। मतलब अच्छा नंबर इसमें से आता है, काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लो। बहुत इजी है। इसके बाद बस एक चैप्टर बचेगा हमारा, चैप्टर नंबर 1, क्योंकि हमने उल्टा शुरू किया था ना, तो 10 से 2 पे आ गए हैं। बस बचेगा 1, उसको भी खत्म कर देंगे एंड देन वी आर डन एंड डस्टेड फॉर फिजिकल एजुकेशन। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है क्या। आई थॉट कि मैं थोड़ा सा आपको लिख के, जैसे हम और सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट भी साथ साथ मार्क करा दूंगा, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। और जब हम लिखते हैं चीजें तो हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो जल्दी से जल्दी फटाफट से नोट कर लो। चैप्टर नंबर 2 में बच्चे 5 टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5। राइट। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है। ये हमारा बच्चों सावधान इंडिया है। दिस इज सावधान इंडिया सवाल। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो आया हुआ है, 100% एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो सावधान इंडिया सवाल। तो ये दो तो बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। बाकी अगर आप एक बार पढ़ के भी चलोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, बट ये दोनों हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक एक्सरसाइज गाइडलाइंस बाय WHO। ये देखने से पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, बच्चों के लिए और वुमेन के लिए जो स्पोर्ट्स में है, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला टॉपिक बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सब कुछ मैनेज करता है स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो WHO ने चिल्ड्रन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं, उसके साथ साथ यंगस्टर्स के लिए, उसके साथ साथ एडल्ट्स के लिए क्या क्या फिजिकल गाइडलाइंस दी हैं। पहला टॉपिक रीड ओनली टॉपिक है, पढ़ो एक बार, देखो, बेसिक बेसिक लर्न करो, डन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहला टॉपिक एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, WHO हैज पब्लिश्ड एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, जो डिजाइन करी गई है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, और उसके साथ साथ बहुत ऐसी बीमारियां जो हमारे देश में इनहेरेंट होती जा रही हैं, जैसे मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, हम सब देखते हैं हर घर में पहुंच चुका है, बहुत खतरनाक बीमारी है। हार्ट डिजीजेस हर घर में पहुंच चुकी है, ब्लड प्रेशर हर घर में पहुंच चुका है। तो इनको फाइट करने का सबसे अच्छा नेचुरल तरीका है स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज। अच्छा करेंगे तो सब बढ़िया होगा। तो WHO की कुछ गाइडलाइंस है अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, वो हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो WHO ने क्या बोला। WHO ने बोला सबसे पहले तो ये स्टेजेस होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं, जो 1 से 2 साल वाले हैं उनको टॉडलर्स बोलते हैं, 3 से 4 साल वाले चिल्ड्रन, 5 से 17 साल तक चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, चिल्ड्रन एंड यूथ। उसके बाद हमारे पास 18 से 64 वाले एडल्ट्स हो गए। 18 से 64 अब तुम लोग देखो एडल्ट्स में आ गए हो, राइट। और ओल्डर एडल्ट्स कौन से हैं, 65 ईयर्स एंड अबव, जिनको हम सीनियर सिटीजन्स भी बोल रहे हैं। तो अगर आपके घर में इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं हमारे रिलेटिव्स में, टॉडलर्स हैं, चिल्ड्रन एंड यूथ हो, एडल्ट्स हो या ओल्डर एडल्ट्स हो, तो उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले जो बच्चे 1 साल से छोटे छोटे चिंटू हमारे इन्फेंट्स हैं, उनके लिए क्या बोला गया है। सबसे पहले बच्चों उनको बेसिक स्पेस देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनको एक प्रॉपर स्पेस मिले, राइट, ताकि वो अपनी बेसिक एक्टिविटी जो क्रॉलिंग करते हैं वो करें अच्छे से। ठीक है, देखो इनफ स्पेस होनी चाहिए और ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि उनके मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो सके, मैक्सिमाइज हो सके बॉडी मूवमेंट। उनके जो जॉइंट्स बिल्ड हो रहे हैं, बॉडी बिल्ड हो रही है, उसमें मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मूवमेंट प्रमोट हो सके और मिनिमाइज हो सके रेस्ट्रिक्टिव या सेडेंटरी बिहेवियर, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर पाए। अब जो क्रॉलिंग है, जो रोलिंग है, जो बच्चा करता है, इट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन मैट और शीट, जो कि एटलीस्ट 7 फीट बाय 4 फीट साइज की होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है बच्चों, ओके, ये आपको बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, अच्छा, गुड क्वालिटी स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए,
सही है ना। उसके लिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं सोएगा तो फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो बच्चे के लिए गुड क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन टोडलर्स की बात करते हैं। 1 से 2 साल का बच्चा थोड़ा सा चलने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, एक्टिविटी बढ़ती है उसकी थोड़ी सी। उसके लिए क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी सीडेंट्री एक्टिविटी विच इज मोर देन 1 hour लॉन्ग, इंक्लूडिंग बीइंग रिस्ट्रेन्ड इन प्रैम्स और स्ट्रॉलर्स। उसको स्ट्रॉलर्स में, उसको वॉकर्स वगैरह में बिठा देते हैं ना, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, उसको थोड़ा सा खुद के अपने एनवायरमेंट में बढ़ने दो, राइट। हाई चेयर्स हो गए, स्ट्रैप्ड ऑन अ कैरी गिवर्स बैग और सिटिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक बिठा के रखना गलत है ये सारी की सारी चीजें। वंस दे लर्न टू सिट एंड स्टैंड, टॉडलर शुड बी एनकरेज टू अंडरटेक फंडामेंटल फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, लीपिंग। ये उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को खुद बैठे अपने हिसाब से बैलेंस करे, हेल्प करें आप लोग एज पेरेंट्स, बैलेंस करे, खड़ा हो, थोड़ा थोड़ा रन करे, ठीक है। उसके बाद थ्रो करे, थ्रोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जंप करे, लीप फॉरवर्ड करे, वो ये सारी चीजें बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया बच्चों। इस ग्रुप में कंप्यूटर गेम्स, टीवी, वीडियो ये रिकमेंड नहीं करा जाता। जैसे आजकल बच्चों को पेरेंट्स फोन दे देते ना, गलत, ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद क्या आता है, 3 से 4 साल वाले बच्चे, इनको तो बस स्कूल में डाल दिया जाता है। चिल्ड्रन शुड स्पेंड एटलीस्ट 180 मिनट्स इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एट एनी इंटेंसिटी। 180 मिनट्स का मतलब हो गया पूरा दिन में कभी भी 180 मिनट्स वो किसी भी इंटेंसिटी पे, चाहे वो वॉक कर रहे हैं, चाहे वो रन कर रहे हैं, चाहे वो बीच बीच में जंप कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, इस बच्चे को थोड़ा मौका देना चाहिए। ठीक है, क्या क्या आ गया, of which at least 1 hour is spent in moderate to vigorous intensity physical activity. This should be spread throughout the day, indoors और outside. ठीक हो गया, परफेक्ट। अब क्या क्या आ सकता है इसके अंदर, स्टैंडिंग, मूविंग, रोलिंग, प्लेइंग, ज्यादा एनर्जेटिक एक्टिविटीज भी आ सकती हैं, स्किपिंग कर सकता है, हॉपिंग कर सकता है, रनिंग कर सकता है, जंपिंग कर सकता है। ये सब बच्चों 3 से 4 साल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ रीडिंग और स्टोरी टेलिंग भी एनकरेज कर देना चाहिए। क्वालिटी स्लीप 10 से 13 घंटे की रेकमेंड होती है। ठीक है, देन हमारे वाले 5 से 17 साल, इससे तुम आगे आ चुके हो ऑल दो, बट फिर भी काफी बच्चे 17 साल के भी होते हैं। तो यहां पे क्या रेकमेंडेड है, देखो लिखा हुआ है, द रिकमेंडेशंस आर रेलेवेंट टू हेल्दी चिल्ड्रन एंड यंग बिटवीन 5 to 17 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है बच्चों, इसके अंदर भी वही है कि मेन जो चीजें हैं वो क्या है, एक्टिविटीज शुड बी डन इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। प्रोग्रेसिव का मतलब थोड़ा सा प्रोग्रेशन में, थोड़ा ज्यादा, जैसे रनिंग है तो अब स्पीड में कराओ, अगर जंपिंग है तो थोड़ी बेटर वे में होनी चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, राइट। और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी स्टार्ट करी जा सकती हैं। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, जैसे आप 5 to 17 में जब बच्चा थोड़ा 14-15 साल का हो जाता है, 12 साल का होता है, स्विमिंग भी ऐड ऑन कर सकते हो, रनिंग, साइकिलिंग, मल्टीपल एक्टिविटीज यहां पे इंक्लूड हो जाती हैं बच्चे के लिए। ठीक है जी, ओके। अब जो एम होता है इस एज में वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी और मस्कुलर फिटनेस बेटर करना, यानी हार्ट उसका बेटर हो, मसल्स उसकी अच्छी हो, स्ट्रेंथ बिल्ड हो बच्चे के अंदर, बोन हेल्थ अच्छी हो, हार्ट हेल्थ अच्छी हो, मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी हो। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब फिजिकल एजुकेशन इन इटसेल्फ इज अ साइंस कि किस तरीके से बॉडी को डेवलप करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। इसके बाद एडल्ट्स आ गए 18 से 64। इसमें क्या दिया है, एडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज में फॉलो दीज रिकमेंडेशन विद एडजस्टमेंट्स। देखो कुछ एडल्ट्स को डिसेबिलिटीज होती हैं, आज हम थोड़ी सी एबनॉर्मैलिटीज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके इनको फॉलो कर सकते हैं। एक्टिविटीज इसमें भी प्रोग्रेसिव मैनर में है। ठीक है, स्टार्ट करना है, उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है, एज ग्रुप के हिसाब से। अब देखो 18 से 64 तक जाना है, अब 18 साल 20 साल का बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है, ऑफकोर्स 60-65 साल का नहीं कर पाएगा, बट अपने एज और अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बेटर करना है। ठीक है, ये 18 से 64 के लिए है। उसके बाद जो ओल्डर एडल्ट्स हैं बच्चों, ओल्डर एडल्ट्स के लिए भी हम लोग आगे चैप्टर्स में कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे, बहुत सारे टेस्ट देखेंगे जो होते हैं, ताकि हमारे जो एडल्ट्स, ओल्डर एडल्ट्स हैं 65 प्लस हैं, वो भी एक्टिव रह सकें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द रिकमेंडेशंस आर रेलेवेंट फॉर हेल्दी ओल्डर एडल्ट्स जो 65 से ऊपर हैं। ठीक है, एडल्ट्स जो हैं उनको जितनी भी चीजें दी गई हैं वो अपनी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से ही फॉलो करनी है। ठीक है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर भी जो एक्टिविटीज हैं
वो प्रोग्रेसिव मैनर में करनी है, जैसे स्टार्टिंग द सेशन विद सिंपल एक्सरसाइजेस, फिर मूव करना कॉम्प्लेक्स में, ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, ड्यूरेशन बढ़ाना, इंटेंसिटी बढ़ाना, एक्टिविटीज धीरे धीरे होती रहनी चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स को भी एनकरेज करना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करें, क्योंकि बच्चों 30 साल की उम्र के बाद ना मसल मास गिरना शुरू हो जाता है अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो 30 के बाद तो सबको ही एक्सरसाइजेस की, अच्छी हेल्थ की, प्रोटीन रिच डाइट की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग की जो इंडियन डाइट है ना, उसमें बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हम। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, छोटे छोटे मल्टीविटामिन्स, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो पूरे हो जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। तो माइक्रो में हम लोग मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें अभी मैं आगे आपको चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज किड्स अपने पेरेंट्स की डाइट का, एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे पास मेनली रीड ओनली है, ये सॉर्टेड हो गया और हमारा पहला वाला टॉपिक समाप्त, ये डन है, ठीक है। अब आ रहा है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है बच्चों पोस्चर में प्रॉब्लम होना। अब जो पोस्चर में प्रॉब्लम आती है वो 3 तरीके की आती है। सबसे पहले शोल्डर्स में, उसके बाद स्पाइन में और उसके बाद लेग्स में। 3 तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमें सिखाई जाएगी। सबसे पहले शोल्डर लोगों के राउंड होते हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ लोगों की ऊपर से बाहर आ जाती है, कुछ लोगों की नीचे से अंदर बेंड हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है, और कुछ लोगों की जो बोन है, जो बैक बोन है, वो ऐसे स्पाइरल शेप में हो जाती है। लेग्स में भी बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे नॉर्मल लेग इस तरीके के हैं चिंटू के, ठीक है। अब कुछ के लेग्स में क्या होगा, ये स्पेस बड़ी हो जाएगी, मतलब वो लेग्स जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, बीच में से ये स्पेस बढ़ जाएगी। और कुछ के ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉक हो जाते हैं, यानी इनकी जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, ऐसे लेग्स मुड़ जाएंगे अंदर की तरफ। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये सब हमें सीखनी है बच्चों, पोस्चर में प्रॉब्लम है, ठीक है। आओ देखो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पोस्चरल डिफॉर्मिटी है क्या और उनको कैसे ठीक करना है। तो बोल रहा है देयर आर अ नंबर ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, सम ऑफ विच आर गिवन बिलो, और उनके करेक्टिव मेजर्स भी दिए गए हैं। सर पोस्चरल का मतलब बेटा इंसान के पोस्चर में, आप देखते हो ना कुछ लोग बिल्कुल अच्छा पोस्चर होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े, कुछ लोगों का पोस्चर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ऐसे आगे की तरफ झुके हुए होंगे, या उनका शोल्डर ऐसे एक ऊपर एक नीचे होगा, मतलब थोड़ा सा पोस्चर में गड़बड़ होता है कि बैठेंगे तो ऐसे बेंड करके बैठेंगे कमर को। पोस्चर का मतलब क्या है, देखो जब आप अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स करते हो, योगा करते हो, तो इसका पर्पस आपका पोस्चर अच्छा करना होता है, पहला पर्पस, राइट। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, आओ मैं आपको सारी एक बार दिखा देता हूं। देखो हमारे पास बच्चों मेन 3 तरीके की चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो है नॉक नी, बो लेग, फ्लैट फुट, ये हमारे पास बेटा लेग्स में है। राउंड शोल्डर्स बच्चों हमारे पास शोल्डर्स में है। उसके बाद स्पाइनल कर्वेचर हमारे पास स्पाइन में या बैकबोन में है, कमर में है मेनली। तो 3 तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, एग्जाम में आने के चांसेस 100% अच्छे से याद कर लेंगे। आओ 1 बाय 1 सब समझाता हूं। सबसे पहले समझो बच्चों, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल लेग्स है वो ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है। अब अगर लेग्स जो है वो इस तरीके से जुड़ जाएं, यानी ये जो बीच का स्पेस है ये कम हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉक नीज, ठीक है। देखो ये चिंटू का ऐसे लेग्स इस तरीके से, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नॉक नीज इज वन ऑफ द मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटी। इसके अंदर बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर, मतलब कोई नॉर्मल खड़ा होगा ना, आप लोग खड़े होकर नॉर्मली देखना आपके पैर बिल्कुल सीधे होंगे, बट कुछ बच्चों में पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, वो नीज एकदम ज्वाइन हो जाती है, तो ये एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, ठीक है। इससे क्या होता है, वो शुरू में तो सही चलेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको वॉक करने में, रन करने में प्रॉब्लम आएगी, सही है। अब ये कब कब होता है बच्चों, ऐसा कब हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैल्शियम की कमी, बैलेंस डाइट की कमी, ध्यान ना देना। देखो क्या क्या है, जनरली द लैक ऑफ बैलेंस्ड डाइट, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये मेन कॉजेज होते हैं बच्चों। बोन्स में कभी भी प्रॉब्लम होगी तो इस चीज से होगी, इसीलिए बोलते हैं कैल्शियम की डाइट लेनी चाहिए आपको, अच्छी मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए ताकि कैल्शियम बढ़िया रहे, बोन्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा क्या लिखा हुआ है, क्रॉनिक इलनेस, ओबेसिटी, मोटापे से भी होता है, फ्लैट फुट एंड कैरिंग हैवी वेट्स इन अर्ली एज, इससे भी नॉक नीज हो सकते हैं। अब अगर किसी को हो गए हैं तो फिर वो कैसे ठीक करेगा, और ना हो उसके क्या प्रिकॉशंस हैं। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले बैलेंस डाइट देनी है बच्चों को,
दूसरा, बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि भाई अर्ली एज में वो चलने लगे, उसको टाइम दो, अपने आप चलेगा बच्चा, ठीक है। रेमेडीज कैसे ठीक करना है बेटा, सबसे पहले हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग बेस्ट एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग में आपको जब बैठना है तो आप लेग्स को ओपन करके बैठोगे, तो वो अच्छा उससे वार्म्ड अप हो जाती हैं मसल्स, बोन्स को थोड़ा फ्लेक्स करने का मौका मिलता है और अच्छे तरीके से सही हो सकती है ये। तो हॉर्स राइडिंग दी गई है, पद्मासन दिया गया है, गोमुख आसन दिया गया है। ये आसन मैं आपको योगा में समझाऊंगा, अभी आ रहा है योगा, टेंशन मत लो, तब वहां से रिलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम की मेडिसिन होंगी, अच्छी डाइट होगी, उससे भी ये ठीक हो जाएगी। बो लेग्स बच्चों, बो लेग्स जब जरूरत से ज्यादा ओपन हो जाए, ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है बो लेग्स इज ऑल्सो अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी। इट इज द अपोजिट ऑफ नॉक नीज। इफ देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं बो लेग्स, ठीक है, या फिर गेनुवरम, ठीक है बच्चों। अब कॉजेज क्या क्या होते हैं इसके, फिर से सेम देखो, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी बोन्स में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, बच्चों को ओवरवेट मत होने दो। देखो किसी भी चीज का वजन, सपोज ये मेरे लेग्स हैं, अब मेरा वेट ज्यादा हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये ऐसे बेंड हो जाएंगे ना, सीधी सीधी सी बात है, राइट। तो ओवरवेट नहीं होना चाहिए किसी को, बच्चों को बहुत जल्दी चलाना नहीं है, बैलेंस डाइट देनी है, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, ओके। रेमेडीज क्या है बच्चों, विटामिन डी, बैलेंस डाइट देनी है, उसके साथ साथ इनर एज ऑफ द फुट पे चलो, जो पैर का इनर एज है ना, उस पे चलने की प्रैक्टिस करो, तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश होगा, मूवमेंट अंदर की तरफ होगा, सही हो जाएगा। परफेक्ट, स्क्रीनशॉट डन। इसके बाद आ रहा है बच्चों फ्लैट फुट। फ्लैट फुट कैसे है या नहीं है, ये आपको रेत पे या फिर आप अपने पैर जो है पानी में डाल के फिर बाहर रखो, तो देखो नॉर्मली जो फुट है ना बच्चों, वो उसके अंदर ऐसा गैप होता है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसी बनेगी, थोड़ी सी इस तरीके से बनेगी। फ्लैट फुट में क्या होता है, गैप खत्म हो जाता है, ये नीचे टच करेगा और देखो ऐसा फुट आएगा बन के। तो फ्लैट फुट में क्या है, ये भी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, ये भी एक प्रॉब्लम है, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो ये भी बहुत एक डिफॉर्मिटी है जिसको ध्यान से देखना होता है। देखो, आवर फीट एक्ट्स एज अ बेस ऑफ सपोर्ट फॉर द बॉडी, चाहे हम स्टैंडिंग पोजीशन में है, वॉकिंग पोजीशन में है, रनिंग पोजीशन में है, जंपिंग पोजीशन में है। फ्लैट फुट काफी कॉमनली फाउंड है न्यूबॉर्न बेबीज में, बट इट बिकम्स पोस्चरल डिफॉर्मिटी अगर वो लॉन्ग टर्म में भी चलता है। तो न्यूबॉर्न बेबीज में तो होता है, धीरे धीरे वो फुट उस तरीके से डेवलप होता है, बट अगर आप उस एज से बाहर आ गए हो तब भी है, फिर ये डिफॉर्मिटी है बच्चों, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन विद फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी कैन नॉट बिकम एफिशिएंट स्पोर्ट्स पर्सन्स। उनको स्पोर्ट्स में दिक्कत आएगी जिनको ये फ्लैट फुट है, ठीक है। देखो जरा कॉजेस क्या है बच्चों फ्लैट फुट के, वीक मसल्स, ठीक है। फुट मसल्स जो है वो वीक है, वो बॉडी वेट नहीं झेल पा रही, ठीक है, तो वो फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल राइट। इसके साथ साथ अगर बॉडी वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शूज प्रॉपर नहीं पहने गए, बहुत ज्यादा हैवी वेट रखा, उससे भी हो सकता है बच्चों। प्रिकॉशंस क्या है, शूज प्रॉपर शेप के होने चाहिए, ज्यादा देर तक बेयरफुट नहीं चलना है, नंगे पैर नहीं चलना है, और ओबेसिटी, मोटापा अवॉइड करना है बच्चों। देखो कितनी प्रॉब्लम्स का जड़ ओबेसिटी है, तो समझ जाओ फास्ट फूड, जंक फूड ये बंद कर दो, बेकार चीजें हैं ये। अच्छी डाइट लो, अच्छा एक्सरसाइज पे फोकस करो, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। रेमेडीज, हील्स पे वॉक करना चाहिए। अब ये नहीं कि हील्स पहन के चल दिए मम्मी की, सिस्टर की, मतलब हील्स पे वॉक करना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इनर और आउटर साइड ऑफ द फीट पे प्रैक्टिस करनी है और टोज पे चलने की प्रैक्टिस करनी है। अब आ गई बच्चों शोल्डर की डिफॉर्मिटीज। सर शोल्डर की कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज होती हैं? देखो बच्चों बहुत आसान, हमारे पास तीन चीजें हैं, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, कोलोसिस, ठीक है। एक एल से, एक के से, एक एस से, तो तीनों से आपको चीजें बहुत बढ़िया समझ में आ जाएंगी। देखो नॉर्मल जो शोल्डर्स है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ठीक है, हमारे पास नॉर्मल शोल्डर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन मेन शोल्डर्स में राउंड हो जाते हैं, शोल्डर राउंड हो जाएंगे, ये जो शोल्डर है ये आगे की तरफ ऐसे राउंड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये स्पाइन से भी जुड़े हुए हैं, मेनली जो स्पाइनल प्रॉब्लम है ना उसमें तीन चीजें आती हैं कि स्पाइन जो है इंसान की, मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम से, आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो राउंड शोल्डर देख लो, राउंड शोल्डर के बाद फिर मैं स्पाइन में चलूंगा। राउंड शोल्डर में आपको मेनली शोल्डर जो है ये राउंड हो जाएंगे, ये आगे की तरफ ऐसे राउंड हो जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं लोगों के। तो लिखा हुआ है इन दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी द शोल्डर्स बिकम राउंड एंड समटाइम्स दे सीम्स टू बी बेंड फॉरवर्ड, कि आगे की तरफ थोड़े से बेंड है। अब इसको
कैसे हो सकती है, ये क्या प्रॉब्लम है, हेरिडिटी हो सकती है, ठीक है, कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो लोग अपना पोस्चर सही नहीं रखते, गलत तरीके से बैठने की आदत डालते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा चेयर पे सीधा नहीं बैठेंगे, इस तरीके से कमर बेंड करके बैठेंगे, तो वहां से भी ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, प्रिकॉशंस क्या है, डोंट सिट, वॉक और स्टैंड इन बेंट पोजिशन, टाइट फिटिंग क्लोथ्स नहीं पहनने, अनकंफर्टेबल फर्नीचर पे नहीं बैठना, ठीक है। कैसे सही कर सकते हैं, आपको कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीप योर टिप्स ऑफ द फिंगर ऑन योर शोल्डर एंड रोटेट योर एल्बोज इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब यहां पे फिंगर्स रखनी है और इस तरीके से, और फिर ये ऐसे ही उल्टा, ये सब प्रैक्टिस करो, सबके शोल्डर्स बिल्कुल सही पोस्चर में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम, यहाँ पे बार रख के इस तरीके से और उससे प्रैक्टिस करो। बार रखोगे तो शोल्डर बिल्कुल सही हो जाएंगे, आगे की तरफ होंगे तो पीछे चले जाएंगे। ओ भाई साहब आ गए क्या मेरे। परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन, ये मैं तुम्हें योगा में समझाऊंगा। अब हमारे पास ये स्पाइन के आ गए बच्चों, देखो, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ठीक है। ये तीनों बच्चों हमारे पास स्पाइन में होते हैं। सबसे पहली शुरुआत करते हैं लॉर्डोसिस से। लॉर्डोसिस में क्या होता है बच्चों, आपकी जो लोअर बैक है ना, लोअर बैक, ये लोअर बैक, ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। मतलब नॉर्मल जो पोजीशन है, नॉर्मल जो साइड से, अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो मेरी स्पाइनल पोजीशन नॉर्मल कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अब लॉर्डोसिस में क्या होता है, ये अंदर चली जाएगी, ऐसा एल सा बन जाएगा, अंदर की तरफ चली गई, ठीक है। काइफोसिस में क्या होता है, ये जो पीछ अपर बैक है ये ऊपर की तरफ आ जाती है, इसमें के बन जाता है, इसमें जो अपर है ना ये इस तरीके से ये बाहर आ जाती है, के बन जाता है। और स्कोलियोसिस में क्या होता है, ये जो बिल्कुल ये बीच की हमारी स्पाइनल बोन है ये इस तरीके से एस बन जाता है। तो ये नाम से ही आपको याद रहेगा, ठीक है। देखो जरा क्या है, सबसे पहले लॉर्डोसिस में क्या है, इट इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, इनफैक्ट इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन अ लंबर रीजन, ठीक है। स्टैंडिंग वॉकिंग में दिक्कत होती है, देखो अंदर की तरफ, राइट। इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस है बच्चों, सबसे पहले कॉजेज देखो, इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर एनवायरमेंट, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मोटापा, ये सारी चीजें बच्चों मेन कारण रहती हैं। प्रिकॉशंस क्या है, बैलेंस डाइट लो, ओबेसिटी को दूर रखना है, ठीक है। रेमेडीज क्या है बच्चों, जब आप एक स्टैंडिंग पोजीशन में जाओ, व्हाइल मेंटेनिंग अ स्टैंडिंग पोजीशन, बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम हिप लेवल, रिपीट द एक्सरसाइज इन 10 टाइम्स। बच्चों मैं सीधा सीधा बच्चों को बोलता हूं योग आसन करना चाहिए, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार से आपका पूरा बॉडी वार्म अप होता है। अब कुछ लोग सूर्य नमस्कार अधूरा करते हैं, ये मैं योग में सिखाऊंगा। सूर्य नमस्कार में बस लोग बेंड होते हैं, ऊपर जाते हैं और इतना पीछे तक जाके छोड़ देते हैं। नहीं भाई, सूर्य नमस्कार में बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइजेज है, पूरी बॉडी को वो सही कर देता है। तो सूर्य नमस्कार योगा में सारा प्रॉपर सिखाऊंगा तुम लोग को, ठीक है, वो करना चाहिए। लाई डाउन ऑन योर बैक एंड रेज योर हेड एंड लेग साइमल्टेनियसली फॉर 10 टाइम्स। बैक पे लेटो और सिर को ऊपर उठाओ, पैरों को ऊपर उठाओ साइमल्टेनियसली 10 बार। सही होगी ये मसल भी, मतलब देखो अंदर की तरफ है ना, तो इसको बाहर की तरफ लेके आना है किसी तरीके से, ये एक्सरसाइज करनी है। सिटअप्स करने चाहिए रेगुलरली और हल आसन करना चाहिए। हल आसन भी योगा में सिखाऊंगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देन वी हैव काइपोसिस। काइपोसिस में मैंने आपको बताया ना, जो ऊपर वाली अपर बैक है वो बाहर आ जाएगी, ऐसा के बन जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, काइफोसिस इंप्लाइज एन इंक्रीज और एक्सिगरेशन ऑफ बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व और अ डिक्रीज और रिवर्सल ऑफ अ फॉरवर्ड कर्व, इट इज कॉल्ड राउंड अपर बैक। तुम काइफोसिस में ध्यान रखना, ऊपर से देखो के, अपर बैक राउंड हो गया, ठीक है, ऊपर से इस तरीके से बैंड हो जाती है। कैसे दिखाऊं फोटो में देख लेना, ठीक है। काइफोसिस इज कॉज्ड बाय मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन से होता है, बीमारी से होता है, क्राउडेड एरियाज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्योर एयर, है ना, ब्रीथ नहीं कर पा रहा कोई, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज नहीं कर रहा, रिकेट से होता है, हैवी लोड्स लिया आपने शोल्डर पे, अनसूटेबल फर्नीचर है, वीक मसल्स हैं, इस वजह से काइफोसिस देखने को मिलता है। क्या प्रिकॉशंस है बच्चों, प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हम बचपन से ही गलत तरीके से बैठे हैं, गलत तरीके से स्टैंडिंग, हमारी वॉकिंग गलत है, तो पॉस्चर में गड़बड़ हो जाएगी। रेमेडीज क्या है, चेयर पे इस तरीके से बैठो दैट योर हिप्स शुड टच द बैक ऑफ द चेयर। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुर्सी में आगे बैठे होंगे, कमर तो पीछे लग रही है लेकिन लोअर बैक आगे है, बिल्कुल ऐसे बैठते हैं, गलत तरीका है। बिल्कुल पीछे पूरी आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और ऊपर से लेके नीचे तक चेयर की बैक को टच करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑलवेज कीप अ पिलो अंडर योर बैक व्हाइल स्लीपिंग।
आपको अगर पिलो रख के सो जाएंगे तो काफी बेटर हो जाएगा। बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन, धनुरासन इसके लिए बेस्ट आसन है। स्क्रीनशॉट ले लो। स्कोलियोसिस, ये देखो स्पाइन का कर्वेचर एस बन जाना, ठीक है, वो स्कोलियोसिस है। पोस्चरल एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। दीज आर साइडवेज कर्व्स एंड मे बी कॉल्ड स्कोलियोटिक कर्व्स, ठीक है। अब स्कोलियोसिस में क्या होता है, इट मे बी ड्यू टू मेनी रीजंस, बट मेन रीजंस आर डिजीजेस इन द जॉइंट्स ऑफ बोन्स, बोन्स में दिक्कत है, अंडर डेवलप्ड लेग्स है, इनफेंटाइल पैरालिसिस है, रिकेट्स है, हैविंग लोड्स, बहुत ज्यादा भारी वजन लेना शोल्डर्स पे। अब बच्चों तुम्हें सारे लिख के आने की जरूरत नहीं है, कोई भी तीन कॉजेज आप याद रख लो, बेसिक याद रख लो कि वही हैवी लोड लेना, स्टैंडिंग पोजीशन गलत होना, सिटिंग पोजीशन गलत होना, इन्फेक्शन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है, फिर से बैलेंस डाइट लो, और बहुत ज्यादा साइडवेज डायरेक्शन में, जैसे कुछ लोग टेढ़ा लेट के टीवी देखते हैं ऐसे हाथ रख के, भाई स्पाइन मुड़ जाएगी, ये गलत है, राइट। तो बिल्कुल स्ट्रेट ही अपनी स्पाइन को रखना है। रेमेडीज क्या है बच्चों, क्या क्या है, सबसे पहले बेंडिंग एक्सरसाइजेस अच्छे से करनी चाहिए अपोजिट साइड में, जिधर की तरफ मुड़ी हुई है उसकी अपोजिट साइड, ताकि फ्लेक्सिंग हो सके मसल की। उसके बाद हॉरिजॉन्टल बार रखनी है वही, राइट। स्विम करना है ब्रेथ स्ट्रोक टेक्निक से। अब जिनको स्विमिंग आती है वो ब्रेथ स्ट्रोक समझ सकते हैं, जिनको स्विमिंग नहीं आती उनको यूट्यूब पे जाके वीडियो देखनी पड़ेगी, ब्रेथ स्ट्रोक स्विमिंग टेक्निक कौन सी होती है, राइट। डन सर। अब इनको ठीक कैसे किया जाए बच्चों, सब में मैंने आपको रेमेडीज बताई है, बट ये दोबारा रिपीट हो रहा है। देखो, करेक्टिव मेजर्स, नॉक नीज के लिए हॉर्स राइडिंग बता दी, पिलो रखना, पद्मासन करना, वही चीजें, ठीक है। उसके बाद बो लेग्स के लिए क्या करना है, सब पीछे आ गया, बस स्क्रीनशॉट लेते चलो, वही चीज है ये जो पीछे लिखी थी, सेम रिपीट हो रही है। फ्लैट फुट के लिए क्या करना है, रॉप स्किपिंग करना है, स्टैंड अप एंड डाउन, वॉक ऑन द टोज, सिट डाउन प्रॉपर्ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच्चों लॉर्डोसिस के लिए, काइफोसिस के लिए, ये सारे देखो आसन्स की फोटो भी लगाई है मैंने, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या किस किस, वैसे ही योगा में सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। लो सर, डन। अब आ गया स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन इंडिया। मेन हमारा टॉपिक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी हो गया। तीसरा टॉपिक आ रहा है, अब छोटे छोटे टॉपिक है, विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। सर विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो हमारे देश में, हम अभी भी ओलंपिक्स में देख रहे हैं, हमारी विमेन, हमारे देश की जो नारी शक्ति है वो कितने सारे मेडल्स लेके आई। तो अब वो टाइम चला गया जहां पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हुआ करती थी, इक्वालिटी सब जगह प्रिवेल करती है। तो कहीं ना कहीं विमेन पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी को एनकरेज करने के लिए इस तरीके के टॉपिक्स फिजिकल एजुकेशन में दिए गए हैं। तो विमेन पार्टिसिपेशन में क्या क्या है बच्चों, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन इंडिया इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है अभी फिलहाल पार्टिसिपेशन। अब ये क्यों कम है, सबसे बड़ा कैंसर जो है हमारे देश में वो है जेंडर इनइक्वालिटी। आज भी हमारे देश में जेंडर के बेस पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, चाहे हम पढ़ाई में देखें, चाहे हम स्पोर्ट्स में देखें, चाहे हम शादी के फंक्शंस में देखें, कहीं भी देख लो, ये कैंसर इंसान के दिमाग से खत्म ही नहीं हो रहा। जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्पोर्ट्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, और बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा सोशो साइकोलॉजिकल है, या तो सोसाइटी के लेवल पे या साइकोलॉजी के लेवल पे। साइकोलॉजिकल, विमेन करना चाहती हैं, करने ही नहीं दिया जा रहा, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। हम दंगल जैसी मूवीज देखते हैं, आप देखते हो उसके अंदर पूरा गांव जो है वो कहता है अरे लड़की को कुश्ती लड़वाएगा के, वो कहता है कि अच्छा मेरी बच्ची है और वो खेलना चाहती है तो खेलेगी, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। पूरे गांव के अगेंस्ट जाके अपनी बच्ची को कुश्ती में लेके जाते हैं, और किस तरीके से वो बच्चियां देश भर में नाम रोशन करती हैं, मेडल्स लेके आती हैं देश का। तो कितना इंपॉर्टेंट है विमेन का पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड द नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर विमेन विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट विमेन स्पोर्ट्स, ठीक है। अब विमेन क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती, ये कई बार रीजंस आपसे पूछ सकता है, क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती। टाइम कॉन्स्टेंट्स, उनको कम समय मिलता है अपनी डोमेस्टिक एक्टिविटीज की वजह से, यानी विमेन मोस्टली घर में डोमेस्टिक ड्यूटीज में, एक्टिविटीज में एंगेज रहती हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। सोशल कॉन्स्टेंट्स, सोसाइटी जो है उसका एटीट्यूड विमेन स्पोर्ट्स की तरफ पॉजिटिव नहीं है, जो कि कैंसर है इस देश का, सही करने की जरूरत है। लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे कोचिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, इक्विपमेंट्स विमेन के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके बाद एब्सेंस ऑफ स्किल,
बहुत फ्यू फीमेल कोचेज अवेलेबल हैं जो अच्छी स्किल डेवलप कर सके विमेन में। तो मैं तो हमेशा से बोलता हूं जितने हमारे अच्छी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, जिन्होंने अच्छा ओलंपिक्स में अच्छा करा, इन सबको आगे आके कोचिंग करनी चाहिए, और बच्चों की और बच्चियों की जो कि और अच्छे से खेल सके, आगे आ सकें, राइट। उसके बाद कंसर्न्स फॉर पर्सनल सेफ्टी। विमेन को बहुत ज्यादा एक तरीके से पर्सनल सेफ्टी का डर लगता है। हमारे देश में हम कई जगह देखते हैं कि बहुत सारी विमेन जो हैं वो अनसेफ फील करती हैं। अब ये चीज तो मैं अपने सामने देखता हूँ कि जैसे मैं सपोज जिम जा रहा हूँ, तो जिम में अगर कोई लड़की आ रही है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वहां पे कंसर्न रहती है कि भाई क्या चल रहा है आसपास, सेफ्टी है या नहीं है, तो वो अच्छी जिम्स में ही जाना पसंद करेंगी, है ना। ये नहीं कि किसी भी जिम में जा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, सेफ्टी का भी रहता है उनको, राइट। अब बच्चों कुछ रीजंस और हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना, कॉन्फिडेंट ना फील करना, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ना मिलना एज रोल मॉडल, ठीक है। फिटनेस और वेलनेस का जो मूवमेंट है वो कम होना, अवेयरनेस कम होना, विमेन कोचेस कम होना, पर्सनल सेफ्टी कम होना, फैसिलिटीज ना मिलना, मेल डोमिनेटेड कल्चर होना। ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें हम देखते हैं कि विमेन पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या बेनिफिट्स होंगे अगर विमेन पार्टिसिपेट करेंगी? तो सबसे पहले तो फिजिकल बेनिफिट्स। फिजिकल बेनिफिट्स का मतलब फिजिकली बॉडी को क्या फायदा होगा? नंबर 1, लाइफस्टाइल डिजीजेस कम से कम हो जाएंगी। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में वो एक्टिव रहेंगी, जिससे लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाई बीपी, ओबेसिटी, बच्चों ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। ये खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती है। गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे उठना, उल्टा सीधा जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, इस वजह से ये बीमारियां हैं सोसाइटी में। अगर ये सब सही कर दिया जाए ना, ये बीमारियां हो ही ना, राइट। तो सबसे पहले डिजीजेस कम होंगी, बोन डेंसिटी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्गर बोन्स होंगी, राइट, टोन्ड मसल्स होंगी, अच्छी मसल्स होंगी विमेन की। अब कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि विमेन अगर जिम जाएंगी तो उनकी मेल जैसी मसल्स बन जाएंगी। नहीं भाई नहीं, नालायको, अनपढ़ो, दोनों के हॉर्मोन्स अलग अलग होते हैं। मेल जो मसल्स होती हैं उसको बिल्ड करने के पीछे जो मेजर हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। वो मेल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, विमेन में वो हार्मोन ही सेपरेट है। ये नालायक, मतलब मैं समझा नहीं सकता कि किस तरीके के लोग कैसे कैसे थॉट रखते हैं कि भाई लड़की जिम जाएगी तो वो लड़कों जैसी दिखने लग जाएगी। नहीं बाबा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पूरी साइंस है इसके ऊपर, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, इस चीज को समझना है, ठीक है। तो बेटर मसल्स, अब बेटर मसल्स जो है वो स्ट्रेंथ कन्वे करता है, ये नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग, समझे। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस सही होंगी, बोन डेंसिटी अच्छी होगी, मसल्स टोन होंगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा होगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब हमारा हार्ट जो है उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, राइट। कैपिलरीज अच्छी होंगी, ऑक्सीजन अच्छा जाएगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड में अच्छा सप्लाई होता है, ठीक है। ओबेसिटी कम से कम हो जाएगी। परफेक्ट सर। उसके बाद साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजी का मतलब माइंड को क्या क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप देखते हो कोई भी स्पोर्ट हो वो आपके स्ट्रेस की छुट्टी कर देता है कि चलो भाई टेंशन नहीं लेनी, अब स्ट्रेस खत्म। आप कितना भी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, आप जिम जाओ, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, बैडमिंटन खेलो, इंडोर गेम खेलो, आउटडोर, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकली आपको बहुत अच्छा करता है। नंबर 2, इमोशंस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? क्योंकि स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि कैसे आप हार रहे हो तब कैसे रिएक्ट कर रहा है, जीत रहे हो तब कैसा रिएक्ट करना है। स्पोर्ट्स में बार बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आप गेम में हार रहे होगे, हारते हारते जीतोगे, जीतते जीतते हारोगे, तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है ये भी हमें स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं सिखाता है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चों हर जीत से, हर लेवल पे। पहले आप स्कूल लेवल खेलोगे, कॉलेज लेवल खेलोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलोगे, स्टेट लेवल खेलोगे, नेशनल लेवल खेलोगे, इंटरनेशनल लेवल खेलोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा, आपका पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी आपकी। सेल्फ एस्टीम, आपको बेटर सेल्फ वर्थ रियलाइज होगा, अपनी खुद की वैल्यू नजर आएगी, खुद लगेगा कि हाँ यार मेरे में तो बहुत दम है, मैं तो वैसे ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। तो ये बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। उसके बाद लीडरशिप आती है। बेटा कोई भी स्पोर्ट हो, ये तो मेल फीमेल कोई भी हो, सबके लिए लीडरशिप स्किल स्पोर्ट सिखाई देता है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप कैप्टन करोगे ही ना, पूरी टीम को साथ लेके चलोगे। सोशल बेनिफिट्स क्या होंगे? सामाजिक क्या क्या, सोसाइटी में क्या क्या फायदे होंगे? कोऑर्डिनेशन, ये आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है और लोगों के साथ, किस तरीके से टीम वर्क बना के चलना है, टीम स्पिरिट डेवलप करके चलनी है।
वही चीज़ है। कम्युनिकेशन, आपको बोलना आएगा अच्छे से लोगों के साथ, कहाँ पे किस तरीके से आप कोचेस से बात कर रहे हो, प्लेयर्स से बात कर रहे हो, कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ये सब सीखने को मिलता है। तो कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है। इंटर रिलेशनशिप्स का मतलब होता है कि स्पोर्ट्स कभी भी अकेले नहीं खेल सकते आप, ये हमेशा एक टीम एफर्ट है, ग्रुप एफर्ट है। तो कहीं ना कहीं आप बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड करना सीख जाते हो, ये इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है कॉपरेशन। विमेन लर्न टू कॉपरेट ईच अदर व्हेन दे आर प्लेइंग ऑन द फील्ड। तो उनका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है कि किस तरीके से हमें काम में भी एक दूसरे को कॉपरेट करके ही आगे बढ़ना है। बहुत सही सर, क्या बात है। अब हमारे पास आ रही है स्पेशल कंसिडरेशन, जिसमें हम मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ध्यान से हमें यह भी समझना है। ये भी क्लियर हो गया, 3 टॉपिक हो गए, 2 बचे, चैप्टर समाप्त। आओ सर समझते हैं। देखो लिखा हुआ है स्पेशल कंसिडरेशन। देखो बाबू, हमारे पास ना ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी को इस चीज पे अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेल और फीमेल बॉडीज हैं ये बायोलॉजिकली अलग तरीके से बनाई गई हैं, है ना। मेल और फीमेल बॉडीज अलग अलग तरीके से होती हैं। तो फीमेल में एक स्पेशल ब्लेसिंग है कि फीमेल ही फैमिलीज को आगे चला सकती हैं। एक मेल जो है वो ऑफ कोर्स किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, वो जन्म देने का जो ऊपर वाले ने एक पर्टिकुलर ब्लेसिंग दी है वो किसको दी है, सिर्फ फीमेल को दी है। आपकी फैमिली किससे आगे बढ़ेगी, एक फीमेल से ही आगे बढ़ेगी। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट एक फीमेल है इस सोसाइटी को आगे चलाने के लिए। मतलब लोग इस चीज को नहीं समझते, ये जो उनके दिमाग में कैंसर है ना इनइक्वालिटी वाला, जब तक आप ये खत्म अगर हो नहीं होगा, तुम फीमेल को इज्जत ही नहीं करोगे, तो भाई तुम्हारा ही परिवार खत्म हो जाएगा। एक फैमिली को चलाने वाली एक फीमेल होती है। अब वो जो जन्म देना, वो जो एक प्रोसेस है, उसको पूरा करने के लिए एक फीमेल बॉडी में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसको हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं, राइट। अब ये जो पीरियड्स हैं या ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये किस एज से शुरू होती है, इसके अंदर क्या एबनॉर्मेलिटीज भी हो जाती हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं क्या, ये सब हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स। तो इसको सिर्फ स्पोर्ट्स के तरीके से मत सीखना, इसको तुम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी सीखना, भले ही तुम मेल हो या फीमेल हो। इस पूरी की पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझो एंड यू शुड रिस्पेक्ट कि किस तरीके से क्या क्या चीजें एक फीमेल की बॉडी में हो रही होती हैं जब वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। तो देखो क्या है, स्पेशल केयर शुड बी टेकन बाय स्पोर्ट्स वुमेन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देयर फिजियोलॉजी प्रॉब्लम्स। जो फीमेल को ये सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। सबसे पहली क्या आती है बेटा, मेनार्क। मेनार्क किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट पीरियड होता है किसी भी छोटी बच्ची को, जब पहली बार उसकी बॉडी में ब्लीडिंग देखने को मिलती है उसको, ठीक है। तो वो उसके लिए काफी ज्यादा एक अजीब सी चीज होती है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या चीज है। तो थोड़ा सा अजीब लगता है और उसको समझने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। इस सिचुएशन में उसकी मदर उसको बहुत हेल्प करती है कि समझने में ये क्या है। तो एक्चुअल में देखो क्या है, मेनार्क इज द फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट अ यंग गर्ल हैज। इट यूजुअली अकर्स एट द एज ऑफ 12। हाउएवर जल्दी भी हो सकता है और कुछ को थोड़ा लेट भी होता है, तो 8 to 9 भी हो सकता है, और कुछ लोगों को 16 तक ये चला जाता है। तो मेनार्क समझे जो पहला पीरियड होगा या फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होगी। दूसरा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। अब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या है बच्चों, ये एक यूजुअल साइकिल होता है कि हर मंथ में इस तरीके की ब्लीडिंग होगी, बॉडी खुद का ब्लड क्लीन कर देती है, वो एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब कई बार ये जो साइकिल है ना बच्चों, ये डिस्टर्ब हो जाती है। गलत डाइट उल्टी सीधी हुई उस वजह से डिस्टर्ब हो गई, ओवर स्पोर्ट्स में इंडल्ज होने की वजह से उससे हो गई, रॉन्ग मेडिसिन ले लेती हैं कुछ बच्चियां वेट को कंट्रोल करने के लिए। स्पोर्ट्स में देखो, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है तो वेट मैनेज करना पड़ेगा, तो कुछ लोग गलत गाइड कर देते हैं कि ये मेडिसिन ले लो, उनसे भी उनका ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। क्या लिखा है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज अ डिसऑर्डर और इर्रेगुलरिटी। अब इसके अंदर बेचा 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो क्या है, एक तो ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सही टाइम पे नहीं हो रही, मतलब कि ज्यादा समय ले रही है या हो ही नहीं रही। तो 2 तरीके की प्रॉब्लम है कि एक तो हो ही नहीं रही, दूसरा है ज्यादा समय ले रही है, नॉर्मल चलते चलते अब नॉर्मैलिटी आ गई। क्या लिखा है, women's menstrual cycle, in other words it can be defined as abnormal bleeding during the menstrual cycle। normal menstrual cycle जो है वो 21 से 35 दिन पे हमें देखने को मिलती है। इट्स फ्लो जो है, जो उसका फ्लो है वो 2 से 7 दिन का होता है।
अब जो इरेगुलरिटीज है उसमें क्या होता है, जो विमेन एथलेटिक्स में है, एथलीट्स हैं, उसमें थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है। आजकल तो नॉन एथलीट्स में भी देखने को मिलता है, क्योंकि पुअर लाइफस्टाइल, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, पुअर फूड हैबिट्स, उस वजह से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, लास्ट टॉपिक, फीमेल एथलीट ट्रायड। ये समझ गए, मेनार्क समझ गए, और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन समझ गए, एबनॉर्मैलिटीज होना, राइट। फीमेल एथलीट ट्रायड, ट्रायड का मतलब क्या है बच्चों, 3 प्रॉब्लम्स जो फीमेल एथलीट्स में देखने को मिलती है। ट्रायड जो है वो ट्राई से आया है, ट्राई का मतलब 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है, कौन कौन सी 3 प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल एथलीट्स में हमें देखने को मिल रही है? देखो, फीमेल एथलीट ट्रायड इज अ सिंड्रोम इन विच ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, एमेनेरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी मेनली ये साइकोलॉजिकल होता है, मैं सब समझाता हूं तुम्हें, चिंता मत करो, बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आएगा, बस समझना है मेरे साथ साथ। ठीक है, देखो ट्रायड के सिम्टम्स क्या है, पहले तो ये पकड़ो कि आपको अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें से कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हर टाइम थके थके रहना, बार बार इंजरी होना, एंड्योरेंस कम होना, आपकी बोन डेंसिटी कम होना, आपको लग रहा है कि यार मेरे बोन में जान ही नहीं है, राइट। इंक्रीज्ड हीलिंग टाइम, समय लग रहा है, हील नहीं हो पा रहा, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, सिसेशन हो गया है मेंस्ट्रुएशन का, वही साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। लो सेल्फ एस्टीम, तो ये सारी चीजें आती हैं। अब इसमें सबसे पहला होता है बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है बच्चों, बोन्स में ना जो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो बिगड़ जाती है। मतलब कि देखो, एक नॉर्मल बोन जो है वो इस तरीके की होती है, देखो डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा, देखो एक नॉर्मल बोन के अंदर देखो इस तरीके के डेंसिटी वाली चीजें होती हैं, डॉट 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 डॉट। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ये गैप बढ़ना शुरू हो जाता है बोन्स के अंदर ना, ये जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, गैप बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके अंदर। देखो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस, क्या है, इट रेफर्स टू डिक्रीज्ड बोन मिनरल डेंसिटी, इट इज अ स्केलेटल डिसऑर्डर। रिडक्शन से क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्यों होता है, कैल्शियम की कमी। मेन क्रक्स बच्चों, कैल्शियम पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एथलीट्स में ही हो, नॉर्मली भी हमें हो सकता है, जरूरी नहीं है कि विमेन में ही हो, ये किसी को भी हो सकता है। तो कैल्शियम की कमी तो कहीं भी हो सकती है, राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है देखो, द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। 100 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए डेली डाइट ऑफ अ विमेन एथलीट में। उसके बाद बच्चों एमेनेरिया की वजह से, सर एमेनेरिया क्या होता है, एमेनेरिया वही मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बच्चों। ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन अभी पीछे पढ़ा ना, जो साइकिल डिस्टर्ब हो जाना। अब ये ट्राइड है तो तीनों रिलेटेड है एक दूसरे से। साइकिल डिस्टर्ब होगी तो उस वजह से बोन डेंसिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, देखो अगर ओवर ब्लीडिंग होती है ना बच्चों, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलती हैं, रिकवरी देखने को मिलती है, तो मल्टीपल चीजें होती हैं जिस वजह से सारा इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये भी एक कारण है, इसको अभी पढ़ाता हूं। और ईटिंग डिसऑर्डर से भी हो सकती है, वही आप या तो गलत खा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, या अंडर ईटिंग कर रहे हो, उससे भी ये देखने को मिल जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ गया देखो हमारे पास एमेनेरिया। एमेनेरिया क्या है, एमेनेरिया में मेनली वही है जो अभी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन देखा ना, वही है। देखो लिखा हुआ है, एमेनेरिया इज अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इलनेस इन विमेन वेयर गर्ल्स ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव या तो नेवर बिगेन मेंस्ट्रुएटिंग, या तो उनकी साइकिल शुरू ही नहीं हुई, पहली प्रॉब्लम शुरू ही नहीं हुई, और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है फॉर 3 मंथ्स और मोर, या 3 महीने से ज्यादा साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, मतलब कि नॉर्मल ब्लीडिंग चल रही थी, नॉर्मल पीरियड्स चल रहे थे, अब वो 3 महीने से ज्यादा हुए ही नहीं है, डिस्टर्ब हो गई है पूरी की पूरी साइकिल विद अ हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बिल्कुल सब नॉर्मल था, नॉर्मल चलते चलते एकदम से सडनली 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं कि वो साइकिल डिस्टर्ब्ड है, राइट। देखो एमेनेरिया कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सिसेशन ऑफ विमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोर देन 3 मंथ्स। 2 तरीके का होता है बच्चों, एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है, डिलेड मेनार्क, वही कि 18 साल की तक की उम्र हो गई है बट पहला पीरियड ही हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो ये एक मेजर इशू है बच्चों। दूसरा क्या है, सेकेंडरी एमेनेरिया। सेकेंडरी में क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और साइकिल डिस्टर्ब। A woman who has her natural menstrual cycle at specified time and then stops menstruating for 3 months or more, उसको हम सेकेंडरी एमेनेरिया बोल देते हैं। सर क्या ये क्यूरेबल है? 100% बच्चों, अच्छी अवेयरनेस के साथ,
अच्छे ट्रीटमेंट के साथ, गुड डाइट के साथ सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल भी कंसर्न वाली चीज नहीं है, लेकिन इस पे केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चों जो एमेनेरिया के चांसेस बढ़ाते हैं। हार्मोनल चेंजेस, मैंने आपको बताया ना कि जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उसका एक कारण हो सकता है। दूसरा बच्चों, इंटेंसिव एक्सरसाइजेस, यहाँ पे लिखना एक्सरसाइजेस, इंटेंसिव एक्सरसाइजेस से भी होता है कई बार बहुत ज्यादा। और कैलोरीज का कम इंटेक होना, कैलोरीज कम लेना, ठीक है, तो भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। लास्ट आता है बच्चों ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या है? जिसके अंदर, ये बच्चों साइकोलॉजिकल होता है, जिसके अंदर विमेन को लगता है कि भाई मुझे स्पोर्ट्स में अगर अच्छा करना है तो मुझे डाइट सही करनी पड़ेगी, जो कि डेफिनेटली करनी पड़ती है, बट समटाइम्स वो उस चीज के अंदर इतना ज्यादा एंगेज हो जाती है कि वो पूरे दिन बस इसी बारे में सोच रही होती है कि मेरी डाइट क्या है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो पूरा दिन उसका दिमाग वहीं चलता रहता है, तो उसको हम ईटिंग डिसऑर्डर्स में ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स विद फीमेल एथलीट ट्राई टू लूज देयर बॉडी वेट, बॉडी वेट कम करना चाहती हैं ताकि परफॉर्मेंस बेटर हो इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अभी रिसेंट ओलंपिक्स में हमने देखा था ना हमारी एक एथलीट, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कौन सी वो एथलीट है जो थोड़ा सा ओवरवेट होने की वजह से गोल्ड मेडल से रह गई, जिनका गोल्ड मेडल पक्का था बट वेट ज्यादा होने की वजह से रह गई। बेचारी ने बहुत कोशिश करी, वी आर सो प्राउड ऑफ हर कि हमारा नाम तब भी उन्होंने रोशन किया है, मतलब सो प्राउड, मतलब इतना अच्छा लगता है मुझे तो कि हमारी विमेन कितनी आगे हैं, कितना आगे जा रही हैं, सोसाइटी को कितना आगे लेके जा रही हैं, देश का कितना नाम रोशन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एथलीट्स में वेट को लेके कंसर्न बहुत होता है बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू लूज वेट दे में प्रैक्टिस अनहेल्दी वेट कंट्रोल मेथड्स, जैसे खाना कम खाना, खुद से वॉमिटिंग करना, एपिटाइट सप्रेसेंट्स लेना। एपिटाइट सप्रेसेंट्स पता क्या होते हैं बच्चों? जिससे भूख ना लगे, ऐसी दवाइयां लेना, डाइट पिल्स लेना, ठीक है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो होता है एनोक्सिया नर्वोसा और एक है बुलिमिया नर्वोसा। सर ये है क्या? एनोरेक्सिया क्या है हमारे पास और बुलिमिया क्या है? देखो एनोरेक्सिया देख लो सबसे पहले तो कि क्या है बच्चों। एनोरेक्सिया में क्या होता है, मैंने बताया ना कि हर टाइम विमेन के दिमाग में यही चलता रहेगा। क्या लिखा हुआ है? द फीमेल एथलीट थिंक ओनली अबाउट फूड, डाइटिंग एंड बॉडी वेट। हर टाइम यही चलता रहता है उसके दिमाग में कि भैया मुझे क्या खाना है, डाइटिंग कैसे करनी है, मेरा बॉडी वेट कहाँ जा रहा है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है गड़बड़ हो जाता है। सामने वाला, दूसरे लोग देख के कह सकते हैं कि आप पतले हो रहे हो, आपका बॉडी वेट कम हो रहा है, लेकिन उसको खुद को देख के लगता है कि नहीं नहीं मेरा वजन बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है। अदर इंडिविजुअल यूजुअली फील दैट दे आर बिकमिंग थिन बट दे डू नॉट बिलीव दिस, ठीक है। और बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? ये ईटिंग डिसऑर्डर है बच्चों, जिसके अंदर क्या होता है, विमेन जो है कुछ भी खाती हैं तो उनको उसके बाद खुद से उल्टी आ जाती है, वॉमिट हो जाती है। देखो क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच फीमेल एथलीट excessive amount of food and then vomits in order not to gain weight। ये बहुत डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंडिविजुअल बिंज करता है फूड पे, मतलब खाने पे खाना खाता रहता है और फिर उसको डर लगता है तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल लूज करता है और फिर वॉमिट करता है। तो ये भी एक बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बच्चों ईटिंग डिसऑर्डर्स में आती हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ईटिंग डिसऑर्डर्स स्पेसिफिकली, इसको अच्छे से देख लेना। क्या बात है सर। बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से साइंटिफिक वे में हर चीज़ के एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया है। आई होप आपको ये 5 के 5 टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगली क्लास में एक चैप्टर और करेंगे और शानदार तरीके से टॉपिक को समाप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।